पिछली बातचीत में भी आपने ये ज़िक्र किया था कि कुल मिलाकर के जब तक हाल के टॉप जो हैं, जो ऑल टाइम हाई बने हुए हैं, वो जब तक पार नहीं होते और वो 22,100 के ऊपर के ही लेवल्स हैं, तो उनके पार होने के बाद ही ये माना जाएगा कि ठीक है, जो वोलेटिलिटी दिखी वो खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ साथ में आपने एक और बात कही थी कि एक बॉटम बने कहीं और उसका कन्फर्मेशन हो। तो अब 18 तारीख की जो ये कैंडल दिख रही है, उसका जो बॉटम है आपका लगभग 21 285 का, तो इस पर कितनी नज़र रहेगी और इस पर एक बॉटम बन जाने की उम्मीद कितनी करेंगे? आज की तारीख में कन्फर्मेशन क्या होगा? देखिए, मेरे पास ये एक कोई ऐसा लेवल नहीं है जिस पे मैं ट्रस्ट कर पाऊँ कि यही बॉटम है। किसी भी पैरामीटर पे वो लेवल नहीं है मेरे पास। मेरा ज़्यादा ध्यान है 21,000 पे या उससे थोड़ा नीचे, निफ्टी के हिसाब से। लेकिन ये लेवल तभी सैक्रोसैंक्ट बनेगा अगर निफ्टी बैंक तब तक अगर 200 ईएमए ट्रैवल करके अगर आ गई और फिर उसके नीचे जाने को रेडी नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल को हम सैक्रोसेंट मान सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में 44,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे भी। तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। आज के तारीख में इस लेवल का मेरे पास कोई सिग्निफिकेंस एज़ सच नहीं है। एक जी। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, ये सब जो हो रहा है हमारे नैरो मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, बैंकेक्स इसमें हो रहा है। जो ब्रॉडर मार्केट है मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं भी किसी भी तरह से स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। डोमेस्टिक फ्लो में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फॉल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जो अभी हमारा करेक्शन चल रहा है, एक माइनर करेक्शन, रनिंग करेक्शन, 50 डीएमए वाला करेक्शन हो सकता है सारे इंडिसेज़ में, इसकी पॉसिबिलिटी है। बड़ा करेक्शन जब तक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं टूटेगा, तब तक नहीं होगा। और चूँकि आपने ये स्मॉल कैप का चार्ट लगा दिया है, तो आपने मेरे से लास्ट सेशन में पूछा था, मैं जो बीच-बीच में कहता हूँ कि एक ये जो लंबा-सा आपको कैंडल का पूँछ दिख रहा होगा, जिसमें ये 18 हाँ, तारीख वाली? हाँ, आपने मुझसे एक पूछा था कि जो च एक एक आध दिन का जो क्रैश लोग कहते हैं कि आ जाता है। जी, एक आध दिन का पैनिक बॉटम जो लास्ट निफ्टी में ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल। ये क्वेश्चन का जवाब ये है कि ऐसा ही बनता है अगर मान लीजिए कि शेक ऑफ होता है, तो जो वर्ड मैंने यूज़ किया था शेक ऑफ, तो निफ्टी और सेंसेक्स में और निफ्टी बैंक में मैंने यही समझाया था, उसमें शेक ऑफ का तो सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा। अगर होता तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जी। तो निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी इन सब में शेक ऑफ नहीं, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में शेक ऑफ। क्या इस तरह से देखें इसे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन की जो बड़े इंडिसेज़ में सेलिंग आई, उसके अगेंस्ट एक दिन का कॉशन दूसरे दिन भी, लेकिन दूसरे दिन के बाद कोई मेजर सेलिंग हमारे बड़े इंडिसेज़ में भी नहीं आई है। तो चूँकि डोमेस्टिक फ्लोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं अभी हमारे तरफ, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जाते हैं, तो वहाँ पे जो पैसा था, वो फटाफट वहाँ पे आ गया, थोड़े से ही गिरावट पे आ गया। और अगर इवन इन टर्म्स ऑफ अगर मिड कैप, स्मॉल कैप इंडिसेस को देखेंगे प्राइस टू बुक के मल्टीपल में भी देखेंगे या उनका जो लॉन्ग टर्म अर्निंग्स का मल्टीपल मिलता है उनको देखा जाए तो स्ट्रेच होने के चांसेस रहते हैं। थोड़े और स्ट्रेच हो सकते हैं, मतलब मिड कैप भी 5% यहाँ से स्ट्रेच हो सकता है, स्मॉल कैप भी 10% यहाँ से स्ट्रेच हो सकता है, ऐसा जी, लगता है। जी। लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी क्या वहाँ पे वैल्यूएशन स्ट्रेच होने की स्थिति है या वैल्यूएशन पे हमें पिछले कुछ समय में कम्फर्ट ही बना है? क्योंकि अब लोग ये जोड़ रहे हैं कि अच्छा पहले हम 22 पीई के आसपास चले गए थे, वहाँ से तो अब वापस 20 पीई पे हैं, भले ही मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब में है। देखिए, पीई टर्म्स में थोड़े एक्सपेंसिव तो ज़रूर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम अब सस्ते रहे या मीडियन के पास रहे, मीडियन से नहीं, हम लेकिन ऊपर 22 निकल गए। पर थे, 20 के आसपास अगर आ गए तो सस्ते ही हो गए ना थोड़े से। हाँ, लेकिन अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड की बात करेंगे तो 1 ईयर फॉरवर्ड 19 एंड बिलो ज़्यादा सेफ रहेगा, 19 और अबव सेफ नहीं रहेगा। 19 टू 21 इज़ नॉट द सेफ रेंज, 16 टू 19 हमारा सेफ रेंज होता है 1 ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से।
तो उसके हिसाब से हम 20 प्लस है, तो उतना रूम नहीं है, मार्जिन हमारे पास सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। साथ में चूँकि यूएस इंडिसेस का न्यू हाई बन गया है, डिफ़ॉल्ट वहाँ पे बाइंग आएगी, फ्लो जाएगा। क्योंकि ऑफ लेट बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न आ गया है इन्फ्लेशन और दरबाई इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट्स को लेके, जो कि 6 महीने में इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद थी यूएस में लोगों को, अब वो शायद 12 महीने के बाद जा रही होगी। उस जी। कन्फ्यूज़न के कारण और अपने जो यहाँ दाद यील्ड साहब ने भी तो कह दिया कि हम तो अभी सोच ही नहीं रहे इस बारे में कुछ। नहीं कर पाएँगे। देखिए, हमारा थोड़ा आपको लिंक करके रखना पड़ेगा करेंसी मैनेजमेंट के हिसाब से भी। आप अगर अप हमारे यहाँ हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे और यूएस नहीं कट करेगा, तो जो भी बचा-कुचा फ्लो है, वो भी निकल के यूएस ट्रेज़री में जाने लगेगा। तो लिंक थोड़ा सिंक्रोनाइज़ तो यूएस ट्रेज़री से करना पड़ेगा, इसलिए हमारे यहाँ कट नहीं शुरू होगा। कट में प्रीएम्प्ट नहीं होगा, ठीक देखिए पॉज़ ओके है। पॉज़ इसलिए ओके है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस कट करेंगे, अननेसेसरी लिक्विडिटी सिस्टम में जाएगा, वो फिर से कंज़्यूम प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो जब तक ग्लोबली अलाइन रहेंगे ठीक है, और ग्लोबली अलाइन रहने में फिर ये है कि जब यूएस इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करेगा, तो हमारे यहाँ भी थोड़ा रूम बनेगा, अदरवाइज़ फ्लो रिवर्स हो जाएगा फ्रॉम हमारा मार्केट टू यूएस मार्केट। ये एक कारण है, इसलिए हमारे यहाँ कट तब तक शुरू नहीं होगा जब तक या तो असर्टेन हो जाए कि नेक्स्ट टाइम से यूएस इंटरेस्ट रेट कट करेगा, या एक बार वहाँ पे कट हो जाए, तब हमारे यहाँ शुरू होगा, उसके पहले नहीं होगा। और ये कन्फ्यूज़न के कारण यील्ड थोड़े-से मूव हो रहे हैं, डॉलर इंडेक्स जो सब लेवल्स तो वही हैं जो हमने डिस्कस किए, 105 की तरफ जाने का चांसेस था बाउंस में, उधर जाएगा, जी, तो ये शॉर्ट टर्म में थोड़े से फ्लो रिवर्स क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे बिल्कुल। मार्केट से निकलेंगे। चलिए उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम निगाह डालेंगे, लेकिन पहले निफ्टी में जो लेवल्स हमें देखने हैं, अब खास करके अगले हफ्ते में, अगला हफ्ता तो एक तरह से छोटा ही हो गया, लेकिन जो लेवल्स नज़र में रखने हैं इन्वेस्टर्स के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए भी। पहला रेजिस्टेंस समझा देता हूँ निफ्टी का, आज का जो हाई है, उसके ऊपर एक क्लोज़ चाहिए, तो वो मेन रेजिस्टेंस हो गया व्हिच इज़ 21,718, तो आप 21,750 ही मान के चलिए इसको। ये पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए, दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 21,850। ये 2 रेजिस्टेंसेस तुरंत तुरंत आ जाने चाहिए निफ्टी में। जी, और आपके ये दोनों और लेवल जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं 20 डे मूविंग एवरेज से, पहला वाला लेवल और दूसरा वाला लेवल गैप से। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको और भी मूविंग एवरेजेस दिख जाएँगे, उससे कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन उसको आप ये कह सकते हैं मूविंग एवरेजेस तो फ्लैटन हो जाएँगे, तो उससे बहुत ज़्यादा इंडिकेशन अभी नहीं ले पाएँगे। मेरा क्योंकि आपके पिछले 15-20 दिन के डेटा फ्लैटिश हैं, तो मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म पे फ्लैटन हो ही जाएँगे, वो इंडिकेट नहीं कर पाएँगे। मेन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि निफ्टी के पास 2 हफ्ते का टाइम है 21,850 क्रॉस करने का। अगर 2 हफ्ते के अंदर मतलब आने वाला हफ्ता और उसके अगला हफ्ता, अगर क्रॉस नहीं निफ्टी हो पाया 21,850, तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि कूल ऑफ और बढ़े, जी, 21,000 या बिलो, वो कूल ऑफ बढ़े। तो ये तो 2 क्या रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट वैसी स्थिति में फिर जो अभी ये पैटर्न हमें निफ्टी का दिख रहा है, वो क्या राउंडिंग टॉप जैसा कुछ बनता हुआ दिखेगा? बन सकता है, राउंडिंग टॉप बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि हमारे पास निफ्टी में अब जो है राइज़ वो है बिलो 19,000 से 22,000 का, मोर देन 10% का राइज़ हमारे सामने है। तो अगर 13-15% का राइज़ हो जाता है, जो ऑलमोस्ट आप समझिए कि 1 साल की अर्निंग के बराबर का अगर राइज़ हो जाता है इंडेक्स में, तो उसके बाद का राउंडिंग टॉप अगर बनता है, तो मेबी थोड़ा उसको वैलिड ज़्यादा माना जा सकता है, बिकॉज़ वहाँ पे आपका 1 साल का अर्निंग का मूवमेंट दे दिया और उसके बाद अभी आराम करेगा इंडेक्स। राउंडिंग टॉप बन सकता है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि 21,850 निफ्टी को नहीं निकलना चाहिए। जी, 21,850 ये एक मार्कर बन गया जो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर नहीं निकल पाया तो फिर नीचे जाने की संभावनाएँ बढ़ती चली जाएँगी और नई तेज़ी के लिए आप कह रहे हैं एक तरफ से कि नया ऑल टाइम हाई फिर से दिखे, तो नई तेज़ी वहाँ से शुरू होगी। हुँ, और ये निकलना है तो 2 हफ्ते में निकलना है, अदरवाइज़ स्ट्रेंथ और वीक होगी जी, मार्केट। और नीचे सपोर्ट क्या-क्या ध्यान रखने हैं? सपोर्ट
मेरे पास 21,000 के पहले तो कोई भी सपोर्ट नहीं है देखने के लिए। 21,000 और 20,800 ये 2 जगह है जहाँ पे 21,800 21,700 एक ऐसा रेंज आएगा जहाँ पे निफ्टी को अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये 2 लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं, उसके बाद उसको रीइवैल्यूएट करेंगे। जी। आपने जो इस पूरी राइज़ का ज़िक्र किया जो अक्टूबर के बॉटम से लेकर के अभी हल्का टॉप, उसमें अगर रिट्रेसमेंट हम लगा दें, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है तो 38.2% रिट्रेसमेंट जो है वो 20,870 के आस-पास आ रहा है और 61.8% रिट्रेसमेंट जो है वो मोटे तौर पे 20,100 के पास है, उसे आप राउंड ऑफ करके अगर 20,000 मान लें, तो ये 20,000 और 20,800 या 900 क्या ये ऐसे लेवल फिर बन जा रहे हैं कि इन पे ध्यान दिया जाए? आपने 20,800 कहा ही। हाँ, मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट थोड़ा-सा नीचे ब्लो आउट हो जाएगा। 21,000 एक साइकोलॉजिकली या तो रुक जाना है तो वहीं रुक जाना चाहिए। नहीं जी। तो 300 पॉइंट तक की नीचे जगह तो बनती है, अप टिल 20,700 तक की जगह तो बनती है। हुँ, हुँ। अ, अगर 20,000 के नीचे 300 पॉइंट तो फिर 19,700 कह रहे हैं क्या आप? नहीं, नहीं 20,700 21,000 पे पहली जगह बनती है। ओके। उसके नीचे 100 पॉइंट की और जगह बनती है 20,700 20,700। जी, तो 20,700 पे न नज़र रखनी है और 200 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने का मन बन गया तो? मैं बन तो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास अभी कोई ऐसा मार्कर नहीं है। आज के तारीख में एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या हो गया है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब हो रहा है जी। और इसमें प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले आपके पास रशिया यूक्रेन था, उसके बाद चाइना ताइवान शुरू हुआ, उसके बाद अभी आपका इज़राइल हमास शुरू हुआ, अभी ईरान पाकिस्तान शुरू हुआ, पता नहीं इसमें और कितने जुड़ने वाले हैं, क्या रूप लेने और वाला अभी है। इज़राइल इज़राइल का सीरिया पर अटैक और उसमें ईरान के लोगों का मरना, मतलब वो चीज़ें फैलती जा रही हैं, ये बात तो सही है। वो बहुत बड़ा डर है और उसको मैं बेक इन नहीं कर पा रहा और ये होता ऐसा है कि इन सब का इम्पैक्ट समझते-समझते 2 महीना निकल जाता है। तो मार्केट क्या फैक्टर करेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जी। और अगर वैसा हुआ, अगर इस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और बढ़ जाते हैं, तो 200 डीएमए हर मार्केट का खासकर इमर्जिंग मार्केट का तो ज़रूर टेस्ट हो जाएगा। रीज़न बीइंग बहुत सारे आपके सप्लाई चेन बॉटलनेक आ जाएँगे प्ले में और उसके कारण हमारा इकोनॉमी को बहुत हर्ट होगा। इनफैक्ट हमारे जी, एक्सपोर्ट भी हर्ट लेकिन होगा। अभी तो उसे एक संभावना के रूप में कहीं दिमाग में पीछे की तरफ रखना होगा ना, अभी तो 50 डे मूविंग एवरेज सामने है, 21,000 या उसके नीचे आप 300 पॉइंट नीचे 20,700 की बात कर रहे हैं, कि अभी तो ये सब लेवल्स हैं, जब तक ये नहीं टूटते हैं तब तक वो उसकी चिंता करने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कि सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए, उसके बेसिस पर अभी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये समझाना चाहा कि पहली चीज़ कि 50 डीएमए के नीचे रूम नहीं है, गिवन दी करंट कंस्ट्रक्ट जो हमारे पास है। लेकिन जो सवाल था कि क्या 200 डीएमए रीटेस्ट हो सकता है, वो उस कंडीशन में हो सकता है अगर जियोपॉलिटिकल खराब हुआ तो। अदरवाइज़ अभी कोई डेटा पॉइंट ऐसा नहीं है कि 200 डीएमए जाए। जी, तो पहले-पहले तो 50 डे मूविंग एवरेज और उसके थोड़ा ऊपर-नीचे वही सब चीज़ें नज़र में रहेंगी उसके आगे। अच्छा अब निफ्टी बैंक आपने जैसे 44,000 की बात की कि वहाँ तक की संभावना रखनी चाहिए। तो क्या उसके हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी बनती है 44,000 को ध्यान में रख के या वो सिर्फ़ अभी एक लेवल है जो ध्यान में नज़र में रखना है, उस पर कोई आप एक्शन नहीं है? नहीं, आप कर सकते हैं एक्शन बिकॉज़ बैंक 44,000 के नीचे बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है बैंक इंडेक्स जाना चाहिए, निफ्टी बैंक पर्टिकुलरली। जाता भी है तो मुझे नहीं लगता सस्टेन होगा वहाँ पे। हालाँकि अगर ब्रीच हुआ 44,000 के नीचे तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं कि कोई पैटर्न या किसी भी तरह का वैल्यूएशन मिसमैच ऐसा है, जो जी, निफ्टी बैंक को 44,000 के नीचे लेके जाए जिसमें देखिए कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक ये मेजर ऑलरेडी बेचारे पिटे पड़े हैं। स्टेट बैंक चल ही नहीं रहा है, 600-630 करते हुए इसको ज़माना निकल चुका है। आईसीआईसीआई बैंक 900 हज़ार, साढ़े 900 हज़ार, 1000, 25-30 यही करते-करते निकल गया इसका टाइम। जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इनमें कुछ बहुत
चाल ही नहीं आई थी, तो नुकसान भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होगा। और जो रिज़ल्ट्स हैं, ये रिज़ल्ट्स मुझे यही कहते हैं कि जो ओवर एक्सपेक्टेशंस था, वो एक्सेस तो निकल गया। लेकिन रिज़ल्ट कोई ऐसी खराबी नहीं आई है जिसके कारण आप इसके प्राइस टू बुक वैल्यूएशन को यहाँ से 5% से ज़्यादा और कोई जी, वैल्यूएशन में मिसमैच कर सकें, मुझे नहीं लगता। जी। नहीं, तो मेरे पूछने का ये मतलब था कि आज 46,000 के ऊपर निफ्टी बैंक है। 44,000 हमें एक बेस लेवल दिख रहा है कि भई उसके नीचे क्या जाएगा अब? तो क्या यहाँ पे कुछ नया एक्शन लेना चाहिए, कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? ख़ास करके जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं और तमाम रिज़ल्ट आए हैं, वो सब तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक्सेस निकल रहा है, लेकिन जो अचानक से डर पैदा हो गया था एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट को देखने के बाद उस डर को भी तो ये रिज़ल्ट्स नेगेट कर रहे हैं कहीं न कहीं। एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट रिएक्शन मेनली इसलिए था कि एफआईज़ फ्लोज़ नेगेटिव हुए उस समय और जी, एचडीएफसी बैंक कंप्लीटली आप समझें तो एफआईज़ के फ्लो मूव होता है तो एचडीएफसी बैंक पे बहुत इम्पैक्ट होता है। अब जी। गलत समय पे ही वैसा हो गया, तो एचडीएफसी और बैंक वहाँ का पर रिज़ल्ट एक मुझे और थ्योरी लगता ये है। आ रही है वहाँ पर एक और थ्योरी ये आ रही है कि असल में चीन के संकट के चलते जो हमारे ग्लोबल फंड्स हैं या खास करके इमर्जिंग मार्केट फंड्स हैं वहाँ पर रिडेम्पशन प्रेशर आ रहा है तो वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? पिटे हुए बाज़ार से तो निकालेंगे नहीं, तो जहाँ प्रॉफ़िट मिल रहा है, जहाँ फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ से निकाला उन्होंने और उसमें जैसा आपने राइटली ज़िक्र किया कि एचडीएफसी बैंक उनकी झोली में भरा रहता है, तो वहीं से निकाला उन्होंने फिर। राजीव जी, मेरा इसमें बाकी लोगों से मत नहीं मिलेगा। कारण ये है कि बहुत लंबे समय से मैं चाइना मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 13,000 के आसपास एक रीवैल्यूएशन किया था। मुझे नहीं लगता कि चाइना मार्केट ये साल बेयर मार्केट से बाहर निकल पाएगा। 9,000 तक भी इंडेक्स चाइना का जा सकता है। तो जो इंडेक्स ऑलरेडी 20,000 के ऊपर था, 13,000 तक आ गया था, अब 13,000 का 9,000 तो उसमें से जो पैसा निकलना था, वो निकल चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि नहीं वहाँ तो पे पॉइंट चाइना और वही है इंडिया नहीं, नहीं तो पॉइंट वही है ना कि चाइना के चलते इमर्जिंग मार्केट फंड्स पे रिडेम्पशन आ रहा है और अगर वो रिडेम्पशन प्रेशर आ रहा है तो फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं जहां उनको फायदा दिख रहा है मतलब इंडियन मार्केट में वहां से वो पैसा निकाल रहे हैं। अगर एचडीएफसी बैंक ये क्वेश्चन पे है, इस कारण से, तो एचडीएफसी बैंक ने पिछले 1 साल में पैसा बना के ही नहीं दिया है, तो पैसा निकालने की बात कहाँ से आती है? अगर मान लीजिए कि आपको 20% का भी रिटर्न मिलता, आप फॉरेक्स के लिए 5% देंगे, उसके ऊपर कम से कम जी 10% तो कमाएँगे, नहीं तो वहां पे तो कॉल 15-20% का रिटर्न नहीं नहीं है। वहाँ पे तो कंट्री कॉल आएगी ना कि अच्छा इंडिया से पैसा निकालना है, तो इंडिया से पैसा निकालना है तो इंडियन पोर्टफोलियो से पैसा निकालना है, इंडियन पोर्टफोलियो से पैसा निकालना है तो जो उनके पास पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहेगा, वही बेचेंगे ना फिर। ऐसा नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील से भी पैसा निकल रहा है, साउथ कोरिया से भी पैसा निकल रहा है। चाइना में कुछ बचा नहीं है निकलने को, इमर्जिंग मार्केट में तीनों जगह से पैसा निकल रहा है। जापान तो अभी नया-नया चलना शुरू हुआ है और वो इमर्जिंग मार्केट तो है नहीं। तो हमारे और रशिया एक अलग अभी ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है। बचे आपके पास 3 विक्टिम, तो तीनों जगह से पैसा निकल रहा है। ऐसा है कि सिर्फ़ इंडिया से नहीं निकल रहा है, तो यूएस मार्केट में जाने के लिए। चाइना के पास पैसा नहीं है अग्रीड और वहाँ से निकलने के लिए कुछ है नहीं अग्रीड, लेकिन सिर्फ़ इंडिया ही विक्टिम नहीं है, ब्राज़ील भी इक्वली विक्टिम है, साउथ कोरिया भी इक्वली विक्टिम है, वहाँ से भी पैसा वैसे ही निकल रहा है। जी, लेकिन इस सिचुएशन में फिर जो एक उम्मीद बन रही थी दिसंबर में ख़ास करके कि चलो दिसंबर निकल जाएगा, उसके बाद जनवरी से एफआईआई के पैसे भर-भर करके आने लगेंगे। वो उम्मीद तो आज ना की तारीख में उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। नहीं, मैं कभी भी इस व्यू का नहीं था। मैं अभी याद करा दूँ, नहीं, मैंने मार्केट का एक हमेशा यही जनरल कहा परसेप्शन कह रहा हूँ मैं। देखिए, अगर है तो वो सही नहीं है बिकॉज़ आपको जनवरी 2nd वीक के बाद आप असेसमेंट करना शुरू करते हैं, रिज़ल्ट के बेसिस पे। अगर बहुत बीट रहेगा तो अब आप री-एलोकेशन करेंगे, अदरवाइज़ इन बिटवीन जनवरी एंड अप टिल मेबी अर्ली मार्च पैसा निकलेगा, पैसा आता नहीं है, री-एलोकेशन नहीं होगा। री-एलोकेशन आपको अब होगा मार्च एंड या अप्रैल से। वो असेसमेंट होना नहीं चाहिए मेरे अंदाज़े से और वो हो रहा है वही प्ले होना चाहिए, मेरा अभी भी ये अंदाज़ा है। ये जी, एलोकेशन बढ़ता तभी जब हमारा रिज़ल्ट बहुत तोड़-फोड़ ऊपर वाला आ जाता और मार्केट लाइट एंटर करता था। मार्केट लाइट नहीं ओवरलोडेड एंटर्ड है, तो वो नहीं आएगा पैसा। मेरा बिल्कुल उम्मीद नहीं है यहाँ इस लेवल पे बहुत पैसा आने की। यहाँ पे
प्रॉब्लम है कि फेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है और इतना कन्फ्यूजन मार्केट में क्रिएट कर रहा है कि दोनों तरफ हालत खराब है। एक बार इन्फ्लेशन का डेटा आता है और व्यू बन जाता है कि अब हो गया, अब तो इंटरेस्ट रेट कट होना है, तो धड़ाधड़ फ्लो आ गया हमारे यहाँ, न्यू हाई बन गया, सारे सारे बैंक्स भागने लगे। फिर तुरंत जी। कहते हैं कि ना भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल उनका स्टेटमेंट है कि मार्केट उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो पूरा का पूरा आप ड्यू क्रेडिट दे दीजिए फेड को, बाकी और कोई क्रेडिट का हकदार ही नहीं है। जी।